आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस लेक्चर में कंबाइंड लेक्चर है ये, जिसमें हम फोटॉन, एक्सरेज़ और डुअल नेचर ऑफ मैटर के मुतालिक मुख्तलिफ़ आइडियाज़ पहले देखेंगे और फिर उसके बाद उसके मुतालिक MCQ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ़ोटॉन के बारे में है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लाइट, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, पैकेट जिसको हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, एफ इसकी जगह लिख लें या न्यू लिख लें, जो आपकी मर्ज़ी है। इज़ गिवन बाई इज़ इक्वल टू एच न्यू एच सी ओवर लैम्डा। ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है। इसमें प्लांक कांस्टेंट एच है जिसकी वैल्यू ये है, और हेंस ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी आपने डायरेक्ट कैलकुलेट करनी है तो ये फैक्टर याद रख लें। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है। ये शॉर्टकट फार्मूला है MCQs के लिए, कि अगर आपके पास कोई फ़ोटॉन है, आप उसकी एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है, आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट ये फैक्टर याद रख लें 12375 ओवर लैम्डा। लेकिन जब आपको इस तरह का शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो फिर लाजमी तौर पे आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसमें कौन सा फैक्टर क्या है। फोटॉन इज़ द एनर्जी पार्टिकल एंड हैज़ नो मीनिंग एट रेस्ट, और इसमें कोई रेस्ट नहीं होता, तो इसका रेस्ट में ज़ीरो होता है। ये MCQ पॉइंट है, जहन में रखें इसको। द काइनेटिक मैस ऑफ फोटॉन इज़ ई इज़ इक्वल टू MC² के मुताबिक, और डायनामिक मैस E/c²। ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटॉन E/c H/λ, दोनों याद रखें आप, ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज़ द एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ये पॉइंट याद रखना है, यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। दस इफ़ ई इज़ द एनर्जी, अगर किसी जगह पे ई एनर्जी है और वो क्रॉस करती है एरिया ए को डेल्टा टी टाइम में, तो उस सूरत में फिर इंटेंसिटी उसकी कैलकुलेट करने के लिए टोटल एनर्जी एरिया डिवाइडेड बाई टाइम एज ई वी टी इज़ पावर, तो बाज़ दफ़ा ये इंटेंसिटी इस तरह पावर की सूरत में लिखी। ये फार्मूला याद रखना है अब आप लोगों ने। नंबर ऑफ़ फोटॉन्स, इफ़ पी इज़ द पावर ऑफ द सोर्स एंड ई इज़ द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, then number of photon emitted by source in 1 second। ये नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हैं। मतलब अगर फ़र्ज़ किया आपको पावर, किसी सोर्स की पावर पता है, ठीक है ना, पावर क्या है, एनर्जी पर सेकंड, और आप नंबर ऑफ़ फोटॉन्स वहाँ मालूम करना चाहते हैं, तो आप पर सेकंड वहाँ से कितने, नंबर ऑफ़ फोटॉन पर सेकंड कितने, ये ध्यान रखना। जो भी फार्मूला आप याद रखो उसका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। रेडिएशन फोर्स है, वी नो दैट रेडिएशन विजिबल और अदर पोजेस मोमेंटम, पहला पॉइंट मोमेंटम होता है रेडिएशन, एंड सो एक्सर्ट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन विच इट स्ट्राइक्स। सपोज रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई strikes the plane area of the object A, if delta P is the change in momentum of the object after collision with the radiation, then force exerted, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है ये। इफ़ रेडिएशन इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैन डेल्टा पी इज़ इक्वल टू पी, यानी अगर रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट ने अब्जॉर्ब कर ली है तो उस ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो उस पी के बराबर होगा। तो मोमेंटम पी इज़ इक्वल टू ई बाई सी है, और ई जो है वो हमें पता है इंटेंसिटी मल्टी उसी पिछले फार्मूले से, तो P इज़ इक्वल टू आई ए डेल्टा टी ओवर सी हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू सी ओवर डेल्टा टी हो जाएगा, आई ए ओवर सी पावर ओवर सी। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं फोर्स की, कि जो फोर्स उस सरफेस के ऊपर वो पार्टिकल या वो रेडिएशन जो है वो वहाँ पे अप्लाई करेगी। इफ़ सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, अगर वो रिफ्लेक्टिंग है, देन डेल्टा पी इज़ इक्वल टू 2p, यानी चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाएगा, यानी मोमेंटम ऑब्जॉर्ब्स डबल हो जाएगा।
और 2 टाइम्स वही मोमेंटम ऑब्जॉर्ब इसी तरीके से 2 पावर ओवर सी। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन के हवाले से भी कुछ बात है, लेकिन आमतौर पे इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों से नहीं पूछे जाते। रेडिएशन प्रेशर आई ओवर सी, इंटेंसिटी ओवर स्पीड ऑफ लाइट परफेक्टली ऑब्जॉर्विंग सरफेस के लिए है, 2 आई ओवर सी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए है। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हवाले से कुछ पॉइंट हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस। सिंपल डेफिनेशन है, पहले भी आपको बताया। द एस्केप फ्रॉम द सरफेस द इलेक्ट्रॉन मस्ट एब्जॉर्ब एनफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन टू ओवरकम attraction of positive ions of the material of the surface. The photoelectric effect first was observed by Heinrich Hertz. ये भी नाम याद रखें, हो सकता है वो पूछ लें कभी। और investigated in detail by William Halwitz and Philip Leonard. The photoelectric effect is based on the principle of conservation of energy. Electrons emitted by 4 ways. ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। थर्मियोनिक एमिशन यानी हीट करने से सिंपल। सेकेंडरी एमिशन यानी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे एमिट हो जाते हैं। फील्ड एमिशन है और बाई मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन द मेटल, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली एमिशन है, ठीक है ना। फील्ड एमिशन कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कोई फील्ड हम अप्लाई करते हैं, यानी जिस तरह आपके पास एक मेटल प्लेट ले लें, उससे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे। फॉर फोटो मिशन टू टेक प्लेस, फोटो मिशन टू टेक प्लेस के लिए ये ज़रूरी है कि जो इंसिडेंट फोटोन्स हैं उनकी एनर्जी ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन हो, वो जो एवरेज एनर्जी आपको चाहिए। और न्यू जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और उसी तरीके से लैम्डा भी उसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग लैम्डा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क ओवर एच होता है, एच मीन प्लांक कांस्टेंट, एंड लैम्डा नॉट इज़ इक्वल टू एच सी ओवर 5। ये फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रख लें, आप अलहदा से पेज के ऊपर लिख लें और फिर उसको याद करें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लाइज बिटवीन 0 एंड के मैक्सिमम, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में तमाम इलेक्ट्रॉन एक जैसी एनर्जी से एमिट नहीं होते, बल्कि रेंज ऑफ एनर्जी जो है उसमें वो एमिट होते हैं। और के मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस फार्मूले से आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, के मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला सिंपल, और ये हमें पता है ई वी एस है, वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है ना, ई माइनस 5, और हमें पता है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ये है, और एच न्यू नाट जो है वो फ़र्क फंक्शन के बराबर होता है, क्योंकि हम न्यू नाट उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, लाइट की उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी का फोटोन ऑब्जॉर्व करने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट मेटल की सरफेस तक आता है। इसका मतलब है कि मेटल के अंदर, मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो हम एवरेज एनर्जी उसको चाहिए, जिसको हमने वर्क फंक्शन कहा है, जस्ट उसके बराबर एनर्जी उस फोटोन को मिलती है, और एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है उसके पास वहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे फाई इज़ इक्वल टू एच न्यू नॉट है, और फिर आपने एच सी ओवर लेमडा, और यहाँ से लेमडा नॉट भी और लेमडा भी इसके अंदर। आगे नेक्स्ट है फाई एस वर्सेस न्यू ग्राफ, यानी फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, और वो इस इक्वेशन से हम बनाते हैं। ई को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल ये है जैसे वाई होता है, दूसरा वेरिएबल ये है जिसको आप एक्स कहते हैं, ये इंटरसेप्ट है, और ये स्लोप है उसकी। तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो एच ओवर ई होती है। तो बाज़ दफ़ा एक्सपेरिमेंट में हम एच ओवर ई से एक्सपेरिमेंटली 3 4 5 फ़िल्टर्स के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम करके फिर उसका ग्राफ ड्रा करके उसकी स्लोप कैलकुलेट करके भी कैलकुलेट करते हैं। इस तरह के पॉइंट भी आपके जहन में होने चाहिए ताकि आप डिसीजन कर सकें
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड देन इंटेंसिटी विल इंक्रीज। यानी जब आप कहते हैं कि हमने किसी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ की है तो इस फोटोन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक फोटोन पर सेकंड आप इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटोन, इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी इंक्रीज़ करना मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ होगा उसका, क्योंकि इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले से, ये इतने पार्ट से या ये और ये मिला लें आप, ये वाला इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक तो ये फार्मूला है जिसमें टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस वो एनर्जी जो वर्क फंक्शन के तौर पे यूज़ होती है, जिसको एच न्यू नाट कहते हैं। न्यू नाट याद रखना है, बारहा कह रहा हूँ, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और के मैक्सिमम इज़ इक्वल टू ई वी एस है। इस तरह के मैक्सिमम इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ई वी एस और एच इंटू वी नॉट। ये भी बाज़ दफ़ा इक्वेशन यूज़ होती है एक्सपेरिमेंटली मेजर करने के लिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंटली एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। न्यू मैक्सिमम ये है आपके पास, के मैक्सिमम, वी मैक्स, ये वी मैक्सिमम है वेलोसिटी मैक्सिमम मालूम करने का, न्यू मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ न्यू है फार्मूला। ये वही फार्मूले हैं बारहा जो चेंज करते जाते हैं हम, कभी इस तरह से कभी उस तरह से। ये लैम्डा की टर्म्स में फार्मूला है वेलोसिटी मैक्सिमम का, ये वी एस है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ये डायरेक्ट आप वी एस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें ये वाला फैक्टर उसने कैलकुलेट करके रख दिया। वेव नेचर ऑफ मैटर है, उसमें कॉम्पटन इफेक्ट है। द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाई एन इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, ये कॉम्पटन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। व्हेन रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेव लेंथ लाइक एक्स रेज is incident on the target of electron, the wavelength of scattered X-rays become longer. ये important बात है, longer than the wavelength of the incident X-ray. This was first studied by the Compton and therefore known as Compton effect. According to him, lambda and lambda prime are the wavelengths of incident and scattered X-rays. Then shift in the wavelength delta lambda is given by, ये important formula याद रखना है। Phi is the scattering angle. Delta lambda is known as Compton's shift, और h over c is the constant, और इस constant को Compton wavelength कहते हैं। ये टर्म याद रखनी है, ये MCQ में पूछी जा सकती है आपसे। Compton shift depends only on the scattering angle, यानी ये सिर्फ स्कैटरिंग एंगल के ऊपर शिफ्ट डिपेंड करता है Compton shift, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस फिनोमिना सपोर्टेड टू व्यू दैट बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड वाया फोटोन, यानी पार्टिकल नेचर। मैटर वेव द डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मूविंग मटेरियल, यानी ऐसा पार्टिकल जिसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम हो, सम टाइम एक्ट एज अ वेव एंड सम टाइम्स एक्ट एज अ पार्टिकल। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में जैसा आप एक्सपेरिमेंट लगाएंगे वैसी ही ऑब्जर्वेशन वहाँ पे होगी। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव, and it propagates in the form of wave packet via group velocity. डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी होता है, एच और एम वी भी लिख सकते हैं, और इनको काइनेटिक एनर्जी की सूरत में भी लिख सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है, और 2qvm पोटेंशियल की सूरत में भी लिख सकते हैं। अब जोन सा फार्मूला जिस तरह की सिचुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा से इन फार्मूले को देख ले। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, अगर आपको मैस और वेलोसिटी का पता है तो आप सेकंड, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का पता है और मैस का पता है तो आप थर्ड फार्मूला यूज़ कर लें। अगर आपको आपके पास से जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज आपको पता है और कितने पोटेंशियल में आपने उसको मूव करवाया है, तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू वी एम। बहुत सारे फार्मूले हैं, आप साथ साथ इनको नोट करते जाएं, अलहदा से देखते जाएं, उनके ऊपर रुक के गौर करें, गौर करके फिर आगे चलें। फॉर इलेक्ट्रॉन m इज़ इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻30 और q इज़ इक्वल टू दिस। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एंगस्ट्रम में डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, v सिर्फ वोल्टेज का अगर आपको पता हो। ये शॉर्टकट्स हैं MCQs के लिए, ठीक है, बजाय इसके कि हम एक लंबे चक्कर के बाद वहाँ पे पहुँचें। फॉर थर्मल न्यूट्रॉन k इज़ इक्वल टू 3/2 kT। थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब है कि जब भी आप थर्मल इलेक्ट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन या थर्मल पार्टिकल की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो
पार्टिकल्स होते हैं। और इक्विपार्टीशन थ्योरम के मुताबिक एक थर्मल न्यूट्रॉन अगर वो उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ऑन द एवरेज उसके पास जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो 3/2 kT होगी। और फिर 3/2 kT की मदद से यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं इसको, ये याद रखना, शायद ये टर्म पहले आपने ना सुनी हो, थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फॉर न्यूट्रॉन मैस ये है, तो फिर आप सिंपल यहाँ पे टेम्परेचर लगाएंगे और उसके नतीजे में आपको एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। ये एक शॉर्टकट है MCQs के लिए। अब हम आ जाते हैं एक्सरेज के ऊपर। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, सारा वेवलेंथ लो होगी इसकी। इट्स वेवलेंथ लैम्डा अप्रोचेज 1 to 100 एंगस्ट्रॉम। ये आइडिया होता है, इस तरह के पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपने चीज़ों को गेस करना होता है। आप में से जिस स्टूडेंट का दिमाग सही काम करता होगा वो इस तरह के गैस वर्क से बड़ा काम चलाएगा। 98% एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, 2% यूटिलाइज इन एक्सरे प्रोडक्शन। होता क्या है ये असल में वो आपको जो तरीक़ाकार आपको बता रहा है, आपको पता है एक्सरे प्रोडक्शन किस तरह होती है। एक्सरे प्रोडक्शन में आप एक हाई एटॉमिक नंबर वाला मेटल या कोई मटेरियल लेते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार करवाते हो। तो उन इलेक्ट्रॉन को बम्बार कराने पर ये बात कर रहा है कि उन इलेक्ट्रॉन की 98% एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मशीन है जिसको आप एक्सरे मशीन कहते हैं उसमें कूलिंग सिस्टम ज़रूर लगा हुआ होता है, और या फिर वो थोड़ी देर के लिए उसको रोकते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए, उसको AC वाले कमरे में रखा होता है लाइक दैट, यानी कोई ना कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज़ प्रोपोर्शनल टू द फिलामेंट करंट। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इज़ प्रोपोर्शनल टू द फिलामेंट करंट, वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरेज। अगर आप वो मटेरियल है इज़ प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टारगेट एंड फिलामेंट। टाइप्स कंटिन्यूस एक्सरेज हैं, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं। कंटिन्यूस एक्सरे ब्रैमस्ट्रैलिंग का प्रोसेस होता है जिसमें रेडिएशन जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लो डाउन होने के दौरान, इलेक्ट्रॉन चूँकि चार्ज पार्टिकल है, हमें पता है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर कंटिन्यूस एक्सरे बनेंगे। और करेक्टरिस्टिक एक्सरे में कोई इलेक्ट्रॉन जब निकाल बाहर करते हैं, वहाँ से इनर शेल ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो इनर शेल ट्रांजिशन में कोई इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो वहाँ वैकेंसी पैदा हो जाती है। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए उससे वेरी नेक्स्ट शेल, उससे दूसरे पॉइंट नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट के बाद वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से उनमें करेक्टरिस्टिक एक्सरेज बनती हैं। मोस्ले लॉ फॉर करेक्टरिस्टिक एक्सरेज ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनल होता है Z-B फॉर K सीरीज़ B इज़ इक्वल टू 1, फॉर L सीरीज़ B इज़ इक्वल टू 7.4। ये दिखाई हूँ आपको K सीरीज़ और L सीरीज़ ये सामने। और ये Z है जो आपने मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया, जो मेटल यूज़ की है, जो आपने जैसे टंगस्टन यूज़ करते हैं, मोलिब्डेनम यूज़ करते हैं और कोबाल्ट यूज़ करते हैं। तो उस सूरत में Z जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है -B जो है वो K सीरीज़ के लिए 1 है और L सीरीज़ के लिए 7.4 है। ये आप थोड़ा सा याद रख लें। और ग्राफ बिटवीन Z इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पे शो किए हुए हैं कि अल्फ़ा के बीटा के गैमा, L अल्फ़ा L बीटा L गैमा। K जो है वो K शेल से अगर ट्रांजिशन होती है और L शेल से अगर ट्रांजिशन होती है तो फिर इस तरीके से K और L जो है वो सीरीज़ लगाते हैं। 1/λ इज़ इक्वल टू Z-B अगर, और जो वेवलेंथ एमिटेड है उसका ताल्लुक इस तरह से होता है, R जो है रिडबर्ग कांस्टेंट होगा। आइए अब हम कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने खुद बैठ के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि किसी तरह की भी एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसी तरह की भी। मसलन अगर फ़र्ज़ किया एक्सरे प्रोड्यूस बाई 30 kV इलेक्ट्रॉन से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम कर सकते हैं, मिनिमम वेवलेंथ कैसे मालूम कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पहले कैलकुलेट की उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर उसको कन्वर्ट कर लिया जूल में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस विल बी मैक्सिमम
are their wavelength will be minimum when the whole energy of incident photon is produced to X-rays। यानी ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ मिनिमम होगी उस वक्त। आपको पता है कि एक्स-रेज जो हैं उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। सपोज वी मैक्सिमम द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस एच, और वो जो एनर्जी होगी एच वी मैक्सिमम ई इज़ इक्वल टू एच वी, एच न्यू वाले फार्मूले से इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ में हमने एनर्जी पुट कर दी है, वी मैक्सिमम यहाँ पे निकल आएगा, ये देखें वी मैक्सिमम। तो ये आप फार्मूला याद रख लें अपने लिए, जब कभी भी ज़रूरत हो तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा मिनिमम सी इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा होता है, लैम्डा इज़ इक्वल टू सी ओवर न्यू, वी नहीं है, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी वाला। तो लैम्डा मिनिमम के लिए वी मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। तो लैम्डा मैक्सिमम उसने कैलकुलेट कर लिया, ये देख लें। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज़, ये अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज़ इंसिडेंट ऑन द मेटल, तो आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम करना है, और मैक्सिमम स्पीड मालूम करनी है ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे फार्मूले आप लोगों को पहले सिखाए हुए हैं, जस्ट उनको अप्लाई करना है। तो ये स्क्रीन में आप वीडियो देखते हुए इस स्क्रीन के हवाला से जो है वो सारी चीज़ों को आप नोट करते जाएं, ठीक है, और इसको देखते जाएं, रोक करके देखें कौन सा प्रॉब्लम है। हिंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मैं अब ज़रा आराम से आपके सामने चला देता हूँ, अब मैं इसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। हम कुछ MCQs की डिस्कशन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएंगे। आप ये देख सकते हैं इस तरह से स्क्रीन के ऊपर, आप हर तरह की कैलकुलेशन जो है इसको ज़रा नोट करें, नोट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ये देखें, ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, इस तरह के ये प्रॉब्लम सारे के सारे जो हैं वो आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। इससे आपका आइडिया जो है वो क्लियर होता जाएगा चीज़ों के बारे में। आपको गेस करनी है जब चीज़ें, तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। प्रैक्टिस MCQs की तरफ अब हम आते हैं। अच्छा, तो प्रैक्टिस MCQs बहुत ज़्यादा हैं, हम उनमें से सिर्फ जो हमारे लिए फिजिबल हैं वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हम देखते जाते हैं। 100 photons each of energy 2.5 electron volt are incident on a metal plate whose work function is 4 electron volt, then the number of electron emitted from the metal surface will be। ये वही ऊपर प्रैक्टिस वाले फार्मूले हैं, इसमें सही ऑप्शन है सी वाला, ठीक है। क्योंकि अब देखें इसमें जो सेंस यूज़ करनी है वो कौन सी भला, कि हर फोटोन की एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो वर्क फंक्शन है। तो आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग से ये पता होना चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए उनको सरफेस तक आने के लिए, जबकि जो फोटोन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी एनर्जी तो इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ से मिट नहीं होगा। बाज़ दफ़ा ना बड़ा अजीब सा ऐसे नंबर दिया हुआ होता है, लेकिन वो उस सेंस में ही होता है, उसका जो सेंस जो है उसी में लिखा हुआ होता है ये। इसी तरह से असल में हमने इनमें से आप अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं लंबी कैलकुलेशन के लिए भी, मैंने सिर्फ वो करने जो 1 मिनट में सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम मेटल इज़ 2.0 electron volt and that for aluminium surface is 4.2 electron. The two metals are illuminated with appropriate radiation so as to cause the photoemission, then the threshold frequency for sodium will be less than that for aluminium। सोडियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम एनर्जी है, तो कम एनर्जी मीन कम फ्रीक्वेंसी, तो कम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी। तो प्रॉबेबली इसमें नेक्स्ट क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सोडियम विल बी मोर देन द एलुमिनियम।
उसमें द वर्क फंक्शन सोडियम के लिए कितना है, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें एंड दैट फॉर एल्यूमिनियम सरफेस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, पहला क्या सेंटेंस था, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोडियम विल बी लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोडियम will be more than that of aluminium. Threshold frequency, both sodium element have the same threshold, ये तो नहीं है, none of the above, इसमें बी ऑप्शन ठीक है, threshold frequency of sodium will be more than that of aluminium। इसमें ये फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है, ये वाला, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा उसका न्यू भी ज़्यादा, तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा नहीं, पहला ऑप्शन ठीक, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर emitted at the rate that is independent of emitter. In photo electrons are emitted at the rate that is independent of the emitter. The rate that is proportional to the square of the amplitude of the incident radiation with the maximum velocity proportional to the frequency of incident photon radiation, only the frequency of incident radiation above the threshold value। तो इसमें ओनली इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, बाकी सब के ऊपर तो उस तरीके से डिपेंड करती है, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे आप जो मर्ज़ी रेडिएशन कर लें तो वो इमिट नहीं करती। Photoelectric effects support the quantum theory of light because there is minimum frequency of light below which no photoelectric effects are emitted. Maximum kinetic energy of the photoelectron depends only on the frequency of light and not on the intensity, on its intensity, even when metal surface is faintly illuminated. The photoelectrons have the surface immediately. The electron charge of the photoelectron is quantized. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। वजह क्या है, यहाँ पे आपने वजह बयान करनी है आप, ठीक है। देयर इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच द नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आर एमिटेड, ये उसकी काज है बुनियादी तौर। अच्छा, ये भी आप देख लें, एक ये देखते हैं, 10th है, a source of light is placed at a distance of 1 meter from a photocell and cut-off potential is found to be V naught. If the distance doubled, the cut-off potential will remain same. क्योंकि cut-off potential जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, एमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। इसमें देख लेते हैं, शायद आसानी से पता चल जाए। 12 है MCQ। इफ़ अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ 1240 एंगस्ट्रम, ये रेडिएशन जो है इसकी वेवलेंथ उसने दे दी, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज टू बी 8 वोल्ट, देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मीटर एंड द थ्रेशोल्ड वेव लेंथ्स आर। इसमें अब वर्क फंक्शन जो है ना वो ढूंढना है आपने, तो इसमें जो फार्मूले अभी आपको बताए थे वो आपने यूज़ करने हैं, और जो वर्क फंक्शन का फार्मूला है वो टोटल एमिटेड एनर्जी यानी फाई है, फाई इज़ इक्वल टू एच न्यू जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई है, और माइनस जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है, यानी EV नॉट या VS है। इसमें इस फार्मूले में आप यूज़ कर सकते हैं HC ओवर लैम्डा से वेवलेंथ की टर्म्स में EV नॉट, ये अब आप यहाँ से फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर ये 1 मिनट वाला नहीं है, शार्ट क्वेश्चन MCQs, खैर फिर भी आप इसका आइडिया इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखते हैं 15th वाला, ठीक है, इसको चेक करते हैं।
15 वाले को, इफ़ K1 एंड K2 आर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी द फोटो इलेक्ट्रॉन emitted when the lights of wavelength λ1 and λ2 are respective incident metallic surface and λ1 is equal to 3 λ2, यानी λ1 लॉन्गर वेवलेंथ है एज़ कम्पेयर टू λ2। अब ध्यान ये रखना है कि जब वेवलेंथ लॉन्गर होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी जब कम होती है तो जो K है यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटोन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम कम होगी, ठीक है, इस हिसाब से। तो फिर इस सूरत में 15 में बी ऑप्शन K1 इज़ लेस देन K2/3। देखें λ1 वेवलेंथ जिसके ऊपर फेंकी गई है वो उसका K1 है, K2 3 λ2। तो λ2 जो है ये शार्टर वेवलेंथ है, λ1 लॉन्गर वेवलेंथ है। λ1 वेवलेंथ की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी, और λ2 जो कि शॉर्टर वेवलेंथ है λ1 के मुकाबले में, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। ये पॉइंट जहन में रखते हुए ये वाला ऑप्शन बराबर तो नहीं हो सकती, ठीक है। 17 भी देख लेते हैं। प्रोटॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज़ द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद इट। डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला फार्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है। एन अल्फ़ा पार्टिकल इन ऑर्डर टू हैव द सेम वेवलेंथ मस्ट बी एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल ऑफ। अब प्रोटॉन है तो तकरीबन आलमोस्ट 4 टाइम अल्फ़ा पार्टिकल होता है, ठीक है ना। तो उसमें फिर आपके पास और ये भी ख्याल रखना है कि उस पर चार्ज भी डबल होता है। अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज डबल होता है, प्रोटॉन का चार्ज अगर सिंगल है तो उसके ऊपर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें आपके पास V वोल्ट तो नहीं हो सकता, 4 वोल्ट भी नहीं हो सकता, 2 वोल्ट 2 टाइम्स नहीं है, इसमें V/8 वोल्ट। असल में उसने क्या कहा था, मस्ट बी वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम के ऊपर भी डिपेंड करती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इसलिए ध्यान से वो फार्मूला यूज़ करना है आपने, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला। इफ़ NR and NV denotes the number of photons emitted by रेड बल्ब एंड वायलेट बल्ब, रेड बल्ब एंड वायलेट बल्ब देख लें। रेड जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ है, वायलेट जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ है। ऑफ इक्वल पावर, दोनों की पावर इक्वल है इन अ गिवन टाइम, ठीक है ना। तो फिर कहता है कि NR यानी नंबर ऑफ़ फोटोन एमिटेड बाय रेड बल्ब ज़्यादा होंगे या कम होंगे या बराबर होंगे, ठीक है। तो उसमें NR इज़ ग्रेटर देन NV, क्योंकि पावर इक्वल है और गिवन टाइम, दोनों का टाइम इक्वल होगा। तो इस सूरत में फिर आपके पास नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा होने चाहिए रेड वाले, क्योंकि हर इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी कम होगी तो उतनी ही पावर उतने टाइम में ही एडमिट करने के लिए उसके ज़्यादा फोटोन चाहिए एज़ कंपेयर टू द वायलेट फोटॉन्स। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कौन से जैसे ये 27 को देख लेते हैं, ये प्रॉबेबली अच्छा क्वेश्चन होगा, या इसको भी देख लें। A photon of energy 10.0 electron volt correspond to the light of wavelength lambda naught due to electron transition from n is equal to 2 to n is equal to 1 in hydrogen atom. Light of wavelength lambda is emitted. N is equal to 2 to n is equal to 1. If we take account of recoil atom when photon is emitted, then lambda is equal to lambda naught. Lambda is less than lambda naught. Lambda is greater than lambda naught. देखें ये जो लैम्डा नाट है ये 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, ठीक है, ख्याल रखना। जब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 से N1 में जाता है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग
आपका फोटोन निकलता है। तो उस सूरत में फिर लैम्डा इज़ लेस देन लैम्डा नॉट, बी वाला ऑप्शन है इसमें। अच्छा, ये बी वाला नहीं हो, सॉरी फॉर दैट। उसकी वजह क्या है, मैंने फ्रीक्वेंसी का आइडिया नहीं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वेव लेंथ है। तो सी वाला ऑप्शन ठीक होगा, लॉन्गर वेव लेंथ होगी। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन photon energy h nu falls on aluminium plate, photoelectrons of maximum काइनेटिक एनर्जी के आर emitted। कहता है कि एक एच न्यू है, कुछ भी हो सकता, एलुमिनियम प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन ई नॉट सपोज कर लिया उसने ना, वर्क फंक्शन ई नॉट सपोज कर लिया। अब ख्याल रखना है, अब इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन यूज शायद करेगा ये। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डबल्ड, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। अब इन पहले गैस में तो इसको डबल हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि कितनी होगी इसमें। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डबल, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। काइनेटिक एनर्जी और वेव फंक्शन का जो फंक्शन है उसका फार्मूला अभी मैं आपके सामने लिखता हूँ। के मैक्सिमम इज़ इक्वल टू जितनी एनर्जी का फोटोन आपने भेजा माइनस जो वर्क फंक्शन है, ये होता है असल में, ठीक है ना। अब जब आप फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम करंट रिजेक्टेड इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डबल, यानी 2 टाइम आप कर देंगे फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की, ये वाली फ्रीक्वेंसी 2 टाइम कर देंगे, तो आप देखते हैं के मैक्स इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एच न्यू माइनस ई नॉट। तो अब आप इसको किसके साथ जोड़ सकते हैं, तो के प्लस एच न्यू। तो इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम का फार्मूला होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ई नॉट, वर्क फंक्शन है ना हमारे पास, तो 2 एच न्यू माइनस ई नॉट, यानी जो के प्राइम होगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू प्लस एच न्यू माइनस ई नॉट, तो एच न्यू प्लस एच न्यू माइनस ई नॉट हमें पता है के है, तो के प्राइम इज़ इक्वल टू, तो ये ज़रा टेक्निकल था, इसमें देख लेंगे वाला, ठीक है, अच्छा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोई, ये 30th देख लेते हैं। अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल वुड emit electrons if excited by photons beyond a threshold, if excited by photon beyond a threshold, to overcome the threshold one would increase, to overcome the threshold the voltage applied to the light source, the intensity of light source, the wavelength of light source, the frequency of light source. The frequency of light source would emit electron if excited by photons beyond the threshold, threshold के आगे, to overcome
द थ्रेशोल्ड वन शुड इंक्रीज। तो इसमें हम किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ करके। विच फिनोमिनन बेस्ट सपोर्ट्स द थ्योरी दैट मैटर हैज़ द वेव नेचर। यानी विच फिनोमिना, ये अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं। विच फिनोमिनन बेस्ट सपोर्ट द थ्योरी दैट मैटर हैज़ वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, वेव नेचर को बेस्ट सपोर्ट करता हो। तो इलेक्ट्रॉन मोमेंटम जो है ये तो पार्टिकल नेचर को करता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है इसमें। फोटोन मोमेंटम भी पार्टिकल नेचर को है, और फोटोन डिफ्रैक्शन वो तो वैसे ही हमें पता है कि फोटोन एक्सरेज वगैरह होती हैं। तो विच फिनोमिना सपोर्ट द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, बी प्रोबेबल है इसका आंसर। ये भी देख लीजिएगा, मैं कोई और देखता हूँ अब। द टारगेट एलिमेंट इन एक्सरे ट्यूब मस्ट हैव अ हाई एटॉमिक नंबर ओनली, mass number only, melting point only, both atomic number and melting point। ये लास्ट वाला इसलिए ठीक है कि मेल्टिंग पॉइंट अगर उसका इस्तेमाल होगा ना, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 98% एनर्जी जो है वो उसमें चली जाती है हीट एनर्जी की सूरत में। तो अगर वो मेल्टिंग पॉइंट उसका लो हुआ तो फिर वो यूज़फुल नहीं होगी उस उसमें सेंस में। द 37th है द करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट इन एक्सरे ट्यूब दैट डिटरमिन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इज़। करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की वो करेक्टरिस्टिक जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज को डिटरमिन करती है। इज़ द एनर्जी, मोमेंटम, नंबर इंसिडेंट पर सेकंड और मैस। नंबर इंसिडेंट पर सेकंड, क्योंकि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्ट्राइक करेंगे तो ज़्यादा एक्सरेज, और ज़्यादा एक्सरेज का मतलब है इंटेंसिटी ज़्यादा होना, फोटोन ज़्यादा होना। द करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट इन कूलिंग ट्यूब, कॉलेज ट्यूब that determine the upper limit of frequency of continuous X-rays is the characteristic of electron striking the target in a college tube that determine the upper limit of frequency, energy of the electron, momentum है, number incident per second है, mass है, energy है इलेक्ट्रॉन की ना। The characteristic of the target element that determine the frequency of characteristic X-rays, the characteristic of target element that determine the frequency of characteristic X-rays is टारगेट एलिमेंट का वो करेक्टरिस्टिक जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज डिटरमिन करता है, उसका मैस नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर है, मेल्टिंग पॉइंट है, कंडक्टिविटी उसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि मोसे लॉ से ये निकल आएगा। हाइड्रोजन डज नॉट emit एक्सरेज बिकॉज इट हैज़ सिंगल इलेक्ट्रॉन, it is very small in size, its energy levels are too far apart, its energy level are too close to each other। probable चांस जो है वो डी ऑप्शन का है, क्योंकि उसमें जो अगर एलिमेंट्स के एनर्जी लेवल एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर होंगे तो उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसके नतीजे में हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स निकलेंगे। तो डज नॉट emit एक्सरेज इसलिए कि वो क्लोज होते हैं। आर डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ of intensities is not generally taken by the diagnostics because intensities would burst on exposure to X-rays. X-rays would not pass through the intestines. The X-rays इंटेस्टाइन्स का एक्सरे जो है वो जनरली कहता है वो रेडियोग्राफ जो है ना वो आराम जल्दी नहीं लेते, ये वजह आप। द एक्सरेज विल पास थ्रू द इंटेस्टाइन विदाउट काजिंग गुड शैडोन
of any useful diagnosis, very small exposure of X-ray cause cancer in the last वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, X-rays are not used for radar purpose because they are not reflected by target, they are not electromagnetic waves, they are completely absorbed by air, they sometime damage target। probably ये डी वाला ऑप्शन जो है इसमें ज़्यादा ठीक महसूस होता है, they sometime damage the target। दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द टारगेट, हाँ ये पहले वाला ऑप्शन। डैमेज तो खैर उसमें ये बेस्ट ऑप्शन में से अगर हम बात करें तो फिर ये ए वाला बनेगा, दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड, क्योंकि वो पेनिट्रेट कर जाती है। एन एक्स-रे ट्यूब इज़ वर्किंग एट अ हाई वोल्टेज, द स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्स-रेज emitted विल बी अ सिंगल वेवलेंथ, ये तो कंटिन्यूस होती हैं ना। extend from 0 to infinite wavelength, extend from minimum to infinite wavelength, extend from 0 to maximum finite wavelength, and X-ray tube working at high voltage। high voltage मीन के वो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उस हिसाब से फिर अब आपने सिंगल वेवलेंथ वाला ऑप्शन नहीं है, एक्सटेंड फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिट वेवलेंथ, ज़ीरो टू ज़ीरो तो नहीं हो सकती। इन्फिनिट वेवलेंथ जो है मतलब लॉन्गर वेवलेंथ वो बहुत ही कम एनर्जी के फोटॉन्स जो हैं वो इन्फिनिट, तो मिनिमम उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा चांस हैं कि सी वाला ऑप्शन इसमें हो। The energy of a photon of characteristic X-rays from a college tube comes from the energy of a photon of characteristic X-rays, यानी जो characteristic X-ray में photons होते हैं उनकी एनर्जी कहाँ से आती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो नहीं आती, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ टारगेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस ऑफ द टारगेट, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑफ द टारगेट एटम, डी वाला ऑप्शन इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मौजूद है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट की आप सीख लें वहाँ से। यूजिंग मॉसले ला द वेवलेंथ ऑफ के अल्फ़ा लाइन फॉर z इज़ इक्वल टू 41 विद a इज़ इक्वल टू दिस इज़, यानी उसने a को जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू उसने दे दी है, b कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी उसने। b कांस्टेंट जो है वो k अल्फ़ा के लिए हमें पता है 1 होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लें। और देखते हैं कोई इसमें अच्छा। When X-rays pass through strong uniform magnetic field, they do not get deflected at all। X-rays जो हैं ये फोटॉन्स हैं और इनका चार्ज ज़ीरो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब ये पास करेंगे तो दे डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड एट ऑल। प्रॉबेबली तो यही है, देख लेते हैं बाकियों को भी पढ़ लेते हैं। गेट डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ, नहीं वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होना उसने, वही बाकी गेट डिफ्लेक्टेड वाले सारे ऑप्शन हैं। इन एक्सरे ट्यूब व्हेन द एक्सेलेटिंग वोल्टेज इज़ हाफ्ड, एक्सेलेटिंग वोल्टेज को आपने क्या कर देना है, आधा कर दिया है। द डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ ऑफ के अल्फ़ा लाइन एंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम remain constant, become more than 2 times, becomes half, become less than 2 times। इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक्सरे ट्यूब में जब आप एक्सेलेटिंग वोल्टेज को आधा कर देंगे तो लैम्डा मिनिमम जो है, यानी जो मिनिमम वेवलेंथ है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग होगी। जब आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी वोल्टेज को कम करने से, तो अब जो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मिनिमम वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर हो जाएगी,
जब मिनिमम वेवलेंथ लॉन्गर हो जाएगी तो के अल्फ़ा तो ट्रांजिशन है उस मटेरियल का, वो तो वहीं पर है जहाँ पे रहेगी के अल्फ़ा। तो ये जब मिनिमम वेवलेंथ लॉन्गर होगी तो फिर वो दूर वहाँ से चली जाएगी के एफ सी आपने के अल्फ़ा सीरीज़ से। तो प्रॉबेबली इसमें देख लेते हैं, बिकम लेस देन 2 टाइम्स। X-rays are diffracted from the cresta of lattice plane spacing 2 angstrom. The maximum wavelength that can be diffracted is 1 angstrom, 2 angstrom, 2.5 angstrom और 4.5 angstrom। probably इसमें बी ऑप्शन X-rays are diffracted from crystal lattice plane spacing 2, यानी 2 एंगस्ट्रम की स्पेसिंग है। अब जो इससे डिफ्रैक्ट होंगी लाइट्स, वो उनकी वेवलेंथ जो है वो यानी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन बी डिफ्रैक्टेड, तो वो 4 एंगस्ट्रम है। X-rays are known to be electromagnetic radiation, therefore X-ray photons has electric charge, नहीं है magnetic moment, both electric and magnetic moment, neither electric charge nor magnetic moment। डी probably ठीक ऑप्शन है इसका। बाकी भी ये रोक के ज़रा इस तरह आप देख लें इसमें, और देख लें ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला है, या वीडियो को रोक के ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आई विल हेल्प यू। अच्छा, ये कुछ MCQs हैं जिनके मैं ऑप्शंस आपको सही ऑप्शन बताता हूँ, आपने खुद उनको ट्राई करने की कोशिश करनी है। मसलन इसका सही ऑप्शन है ए, और इसका सही ऑप्शन है ए, इसका सही ऑप्शन है बी, इसका सही ऑप्शन है ए, पांचवें का सही ऑप्शन है ए, छठे का सही ऑप्शन है बी, सातवें का सही ऑप्शन है ए, आठवें का सही ऑप्शन है ए, नौवें का सही ऑप्शन है डी, 10वें का सही ऑप्शन है बी, 11वें का सही ऑप्शन है बी, 12वें का सही ऑप्शन है डी, 13वें का सही ऑप्शन है सी, 14वें का, ये तो खैर दफ़ा करें, इस तरह के पूछते नहीं हमसे। हाँ, ये इस तरह का अच्छा है वर्क फंक्शन वाला। 17 का सही ऑप्शन है डी, ये आप चेक करेंगे। और 19वां बड़ा ज़बरदस्त है, इसका सही ऑप्शन है डी, आप ख़ुद इसको ट्राई करेंगे। 20th का सही ऑप्शन है सी, और 21st का सही ऑप्शन है ए, ये उस तरह का पहले किया हुआ है। 22 का सही ऑप्शन है ए, और 23rd का सही ऑप्शन है बी, 24 का ए है, 25 का ए है,
और 26 का डी है। ये अब आपने ट्राई करने हैं, आपके सामने यहाँ पे वीडियो में मौजूद हैं। अगर कोई मसला हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा इस मामले में।